नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के इस सेशन में। और मुख्य परीक्षा के इस सेशन में कल मैंने आपको जो डिस्कशन हमारे साथ आपका हुआ था उसमें हमने देखा था 69th बीपीएससी के प्रश्न पत्र को। और इसमें भी हमने सबसे पहले जो चर्चा की थी वो किया था सेक्शन ए की, खंड एक की यहाँ पे चर्चा हुई थी। खंड एक की चर्चा को हम यहाँ पे देख रहे हैं। और हमने देखा था कि ए, बी और सी ये तीन टॉपिक मैंने आपको बताए थे, हालांकि पांचों बताए थे, लेकिन अभी पहले दिन इन तीनों के बारे में हमें अध्ययन करना है, इन तीनों के बारे में हमें देखना है। तो हमने देखा था भारतीय परिषद अधिनियम, संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह। ये तीन टॉपिक हमने आपको बोले थे कि ये तीन टॉपिक आप अच्छे से तैयार करके आइएगा और इन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अब जो डिस्कशन हम शुरू करने जा रहे हैं वो इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम की करने जा रहे हैं। तो जो अब हमारी चर्चा है ये संबंधित है भारतीय परिषद अधिनियम से संबंधित। किससे संबंधित है? भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, ये प्रश्न आपका 8 अंकों में पूछा गया है। मतलब इस प्रश्न के लिए अधिकतम जो आप लिखोगे एक पेज से लेकर के 1.5 पेज में आपको इसकी चर्चा समाप्त कर देनी है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। 1 पेज लिख देते हैं आप तो 1 पेज अपने आप में पर्याप्त है। तो भारतीय परिषद अधिनियम की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। आप जानते हैं जब हम भारतीय परिषद अधिनियम की बात कर रहे हैं, और ये भी आपसे पूछा गया है वर्ष 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसकी चर्चा आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे देखो, जब हम कोई भी प्रश्न लिखते हैं, किसी का उत्तर लिखते हैं, तो थोड़ा सा हमें भूमिका बनानी होती है। कोई भी उत्तर लिखते हैं हमें भूमिका बनानी होती है, और भूमिका से ही हम जो एग्जामिनर होता है उसको अपनी बातों में, अपनी लेखनी में बांधते हैं, और इसके बाद जो टॉपिक है वो मुख्य भाग उसका लिखते हैं और लास्ट में एक निष्कर्ष भी लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक ही पेज है तो यहाँ पे ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जैसे भारत परिषद अधिनियम है तो आपको सीधी तरीके से भारत परिषद अधिनियम की बात करनी है। जैसे आप जानते हैं जब भारत परिषद अधिनियम 1892 की यहाँ पे बात हो रही है, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले 1857 की क्रांति हुई, और 1857 की क्रांति के बाद भारत में जो शासन प्रशासन था उसमें बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिलता है। क्या बदलाव देखने को मिलता है? आपने देखा था कि 1858 के बाद से क्या हुआ कि भारत में जो शासन की बागडोर थी वो कंपनी के हाथों से निकल गई थी, और शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर वो ब्रिटिश क्राउन के पास आ गई थी। किसके पास आ गई थी? ब्रिटिश क्राउन के पास आ गई थी। तो कंपनी के शासन की बागडोर जो थी वो कहाँ आ गई? ब्रिटिश क्राउन के पास आ गई। कहाँ से निकलकर? शासन प्रशासन से निकलकर ब्रिटिश क्राउन तक पहुँच गई। ठीक है, तो आप जब इस उत्तर को लिखोगे तो आप यही बताओगे कि 1857 की क्रांति के बाद से भारत में जो शासन प्रशासन था उसमें बड़े पैमाने पर फेरबदल देखने को मिला, बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिला, और इसी के बाद से भारत में शासन की जो बागडोर थी वो कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन तक पहुंच गई, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। इन्हीं बदलावों के क्रम में आगे फिर आप लिखोगे, इन्हीं बदलावों के क्रम में क्या हुआ? इन्हीं बदलावों के क्रम में वर्ष 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया। इन्हीं बदलावों के क्रम में वर्ष 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया। तो अभी तक की जो चर्चा आपने किया, जो आपने बताया कि 1857 के बाद से किस प्रकार से बड़े पैमाने पर शासन प्रशासन में फेरबदल देखने को मिला, किस प्रकार से बड़े पैमाने पर शासन प्रशासन में बदलाव देखने को मिला, और आगे चल करके 1892 में आप कह सकते हैं भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया। तो यहाँ तक की जो आप चर्चा करते हो 1857 से उठाकर 1892 तक जो चीज़ों को लिंक करते हो ये आपकी भूमिका में आ जाता है। और जब आप भूमिका लिख लेते हो तो उसके बाद से अब आपको मेन मुद्दे पे आ जाना है, और मेन मुद्दा आपका है भारतीय परिषद अधिनियम। क्या मुद्दा है? भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम।
मेन टॉपिक आपका आ जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अब यहाँ पे ये मुख्य भाग आप समझ लीजिए अपने उत्तर का, क्योंकि आपने भूमिका बना ली एक। अब मुख्य भाग आप लिख रहे हो, अब मुख्य भाग में फैक्ट बता दीजिए भैया भारत परिषद अधिनियम में क्या था। जैसे इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम क्या हुई, कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक 16 हो गई। क्या हो गई, इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक यदि हम बात करें तो वो कितनी निर्धारित हो गई, अधिक से अधिक वो 16 हो गई। ठीक है। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अंग निर्वाचन पद्धति का आरंभ होना था। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या था कि अब यहाँ से निर्वाचन पद्धति जो है वो आरंभ हो गई थी। तो निर्वाचन पद्धति भी इसी के माध्यम से आरंभ हुई, निर्वाचन पद्धति इसी के माध्यम से आरंभ हुई। ठीक है, इसी के माध्यम से आरंभ हुई। अगला क्या फैक्ट इसमें आप बता सकते हो कि यद्यपि उसमें निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। निर्वाचन पद्धति तो इसी के माध्यम से लागू हुई, लेकिन निर्वाचन शब्द का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया था। इसके साथ साथ इस अधिनियम के अंतर्गत जो विधानमंडल था उनके सदस्यों के अधिकार भी 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए। 2 क्षेत्रों में जो विधानमंडल के सदस्य थे उनके अधिकार बढ़ा दिए गए। 2 क्षेत्रों में अधिकार क्या हो गए, बढ़ा दिए गए। किन 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए, पहला तो था बजट, और बजट पर उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। और दूसरा था सार्वजनिक मुद्दे। दूसरा जो अधिकार दिया गया वो दिया गया सार्वजनिक मुद्दे से जुड़ा हुआ, और इसमें बताया गया कि सार्वजनिक मुद्दों के संदर्भ में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार है। सार्वजनिक मुद्दों के संदर्भ में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार है। तो एक बदलाव ये किया गया। इसके साथ साथ क्या किया गया कि जो प्रांतीय विधानमंडल थे, ठीक है, जो प्रांतीय विधानमंडल थे, प्रांतीय विधानमंडलों को बम्बई, मद्रास, बंगाल में इस अधिनियम द्वारा न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 अतिरिक्त सदस्यों को बढ़ा दिया गया। मतलब जो प्रांतीय विधानमंडल था जैसे बम्बई, मद्रास और बंगाल, इनमें जो सदस्यों की संख्या थी, ठीक है, न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 सदस्य इसमें बढ़ा दिए गए। तो आप जब इतना लिख देते हो तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि आपकी जो चर्चा है वो कंप्लीट हो जाएगी, इस उत्तर की चर्चा कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले आप एक भूमिका बना लोगे कि किस तरह से आप 1892 को यहाँ से लिंक कर सकते हो, और फिर 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है उससे जुड़े हुए जो फैक्ट हैं उनको आप क्रमशः लिख दीजिए, और इसी के साथ साथ आपका उत्तर ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्ट्रेट पूछा गया है कि क्या है भारत परिषद अधिनियम। और एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, जो प्रत्येक सेक्शन में पहला प्रश्न आता है, ठीक है, पहला प्रश्न है टॉप पे जो रहता है, जिसमें 5 विकल्प आपको दिए होते हैं ABCDE, आपको जो लिखना होता है 5। तो यहाँ पे क्योंकि फैक्ट ओरिएंटेड प्रश्न हैं ये, यदि आपको फैक्ट नहीं पता है तो आप इनका जवाब नहीं दे पाओगे। तो इसलिए क्या करना है कि हमारी जो विषय वस्तु है ना, प्रत्येक टॉपिक के बारे में हमें कुछ ना कुछ नॉलेज रखना है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, ये तो पहला निपट गया जिसके बारे में आप लिख के लेके आओगे। दूसरा है संथाल विद्रोह। कौन सा है? संथाल विद्रोह। दूसरा जो देखने को मिल रहा है, दूसरा यह है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह, ठीक है, ठीक है, संथाल विद्रोह। अब संथाल विद्रोह की यहाँ पे बात हो रही है। देखो, जब संथाल विद्रोह की बात हो रही है तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या? देखो, यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि संथाल विद्रोह यदि बहुत डिटेल में बताने चले जाओगे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, बहुत कुछ आप लिख दोगे, 1.5 पेज में वो चीज़ें आपकी आएंगी ही नहीं। तो यहाँ पे बहुत सीमित शब्दों में लिखना है, ठीक है। 1 पेज में हमें चीज़ें 1.5 पेज में समाप्त करनी है। प्रयास रहे कि एक ही पेज में हम बहुत अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को लिख सकें, ठीक है, क्योंकि 8 नंबर हैं तो अधिकतम 150 शब्द भी लिख देते हैं ना, तो पर्याप्त है। अब 150 शब्द लिखने के लिए जैसे यहाँ पे पूछ लिया गया आपसे
संथाल विद्रोह पूछ लिया गया, तो संथाल विद्रोह की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। जैसे फैक्ट आपको क्या पता होना चाहिए, संथाल विद्रोह लिखते समय संथाल विद्रोह हुआ कब था। सबसे पहली बात तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब कोई विद्रोह होगा तो उसका कोई नेता होगा, मतलब नेता का नाम आपको याद होना चाहिए। नेता इसके थे सिद्धू और कान्हू। कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू, ये इस विद्रोह के नेता थे। क्षेत्र कौन सा था? क्षेत्र कौन सा था? तो क्षेत्र आपका था भागलपुर। ठीक है, भागलपुर क्षेत्र था। भागलपुर के बाद मानभूम क्षेत्र था। ठीक है, मानभूम क्षेत्र था। मानभूम एवं राजमहल की जो पहाड़ियों हैं उनके आदिवासी जो है उन क्षेत्रों में देखने को मिलता था। कारण क्या था इस विद्रोह का? कारण क्या था इस विद्रोह का? तो इसका कारण था जमींदारों एवं साहूकारों द्वारा शोषण। पहला कारण क्या था? जमींदारों एवं साहूकारों, जमींदारों एवं साहूकारों द्वारा शोषण। ठीक है, दूसरा क्या देखने को मिला? अब जानते हैं जब जमींदार और साहूकार इनका शोषण कर रहे थे तो उसके साथ साथ जब ये कभी आवाज़ उठाते थे तो जो पुलिस थी वो भी इनका दमन कर रही थी। ठीक है, तो पुलिस के आतंक से भी ये प्रभावित थे। इनके परंपरागत जो ज़मीन थी उससे इनको क्या किया गया? बेदखल किया गया, बेदखल किया जाने लगा। प्रारंभ में ये जो बसे थे ये छोटा नागपुर के आसपास बसे थे। कहाँ पे बसे थे? छोटा नागपुर के आसपास ये प्रारंभ में बसे थे। लेकिन 1793 की जब हम बात करते हैं, 1793 की भूमि के अस्थायी बंदोबस्त थे ये राजमहल की पहाड़ियों में चले गए। कहाँ चले गए? राजमहल की पहाड़ियों में चले गए। ठीक है, लेकिन वहाँ भी जमींदारों ने अपना ही दावा किया। परिणाम क्या रहा इसका? इसका परिणाम क्या रहा? परिणाम की बात करें तो अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से दमन कर दिया। बहुत ही निर्ममता से इस विद्रोह का अंग्रेजों ने दमन कर दिया। कैप्टन फगान नामक एक व्यक्ति थे। कैप्टन फगान ने जो है जब मुठभेड़ हुई कैप्टन फगान के साथ सिद्धू और कान्हू की, तो वहाँ पे कान्हू मारा गया और जो सिद्धू थे ये पकड़ लिए गए। ठीक है, क्षेत्र का शासन इसके बाद, इस विद्रोह के बाद क्षेत्र का जो शासन था वो गवर्नर जनरल के अधीन तो कर दिया गया। ठीक है, लेकिन इसे बहिर्गत क्षेत्र घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? बहिर्गत क्षेत्र। बहिर्गत क्षेत्र जो है इसको घोषित कर दिया गया और वो संथाल परगना कहलाया। वही बहिष्कृत क्षेत्र जो था वो संथाल परगना कहलाया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि संथाल विद्रोह के जितने मैंने फैक्ट बताए इसी को अब आप अपने शब्दों में लिख देते हो तो आपका एक बेहतर उत्तर हो जाएगा। किस तरह से आप इसकी शुरुआत करोगे, किस तरह से इसकी शुरुआत आप करोगे उसके बारे में हम बात करते हैं। आप बताओगे कि स्वतंत्रता के पूर्व, या आप ऐसे कह लीजिए कि प्लासी के युद्ध के बाद से ही अंग्रेजों के अनेक जो है सशस्त्र विद्रोह हुए, सशस्त्र संघर्ष हुए जनजातियों और वनवासियों के साथ। लेकिन इन संघर्षों में संथाल विद्रोह का स्थान अद्वितीय रहा है। पहली बार इतने बड़े व्यापक पैमाने पर संगठित विद्रोह देखने को मिला है। ठीक है, ये तो भूमिका होगी। भूमिका बताने के बाद फिर आप संथाल विद्रोह के बारे में बताते चलोगे कि संथाल विद्रोह जो था ये भागलपुर, मानभूम क्षेत्र और इनके जो क्षेत्र हैं ये इन क्षेत्रों में फैला एक विद्रोह था जिसके नेता सिद्धू और कान्हू थे। यह विद्रोह जमींदारों और साहूकारों के द्वारा इनका शोषण, साथ ही साथ पुलिस का दमन और इनके परंपरागत जमीनों से बेदखल किए जाने के परिणाम स्वरूप यह विद्रोह देखने को मिलता है। प्रारंभ में ये आधुनिक छोटा नागपुर के आसपास ये जो संथाल हैं ये छोटा नागपुर के आसपास बसे हुए थे। लेकिन 1773, ये इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो, लेकिन 1773 की भूमि के अस्थाई बंदोबस्त से ये राजमहल की पहाड़ियों में चले गए। लेकिन वहाँ भी जमींदारों ने अपना दावा ठोंक दिया, जिसके कारण इनके समक्ष अपनी आजीविका को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के संघर्ष उत्पन्न हुआ और ये विद्रोह पर आप कह सकते हैं इन्होंने विद्रोह का रास्ता अपनाया।
अब इसमें आप बता सकते हो आगे चीज़ें बता सकते, क्योंकि एक ही पेज में लिखना है तो इतना पर्याप्त है। आगे आप बता सकते हो कि इस विद्रोह का परिणाम रहा कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह का इस आंदोलन को निर्ममतापूर्वक कुचल दिया और कैप्टन फगान के नेतृत्व में एक स्थान है पैलापुर, कैप्टन फगान के नेतृत्व में ये जो स्थान है पैलापुर, यहाँ के एक मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में जो है कान्हू मारा गया तथा सिद्धू पकड़ लिए गए। जब ये चीज़ें हुई, जब ये पकड़े गए कई सारे संथाल के जो नेता थे, प्रमुख नेता थे, वो मारे गए, तो उसके बाद से सरकार ने यहाँ पे मार्शल लॉ लागू कर दिया तथा मार्शल लॉ लागू होने के बाद से क्या हुआ कि जो संघर्ष थे वो धीरे धीरे संघर्ष कम होता गया और ये विद्रोह शिथिल पड़ गया। इस सशस्त्र विद्रोह में ऐसा बताया जाता है कि लगभग 10,000 संथाल जो है वो मारे गए थे। यह सशस्त्र क्रांति भारत की ही बात नहीं बल्कि ब्रिटिश राज के लिए लावे की तरह साबित हुई। इसके बाद आप बता दोगे फिर परिणाम क्या हुआ इसका, तो आप बता सकते हो कि इस क्रांति के तुरंत बाद से शासन सीधे भारत के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और इसे संथाल परगना नाम दिया गया। साथ ही साथ जो संथाल थे उनको विशेष सुविधाओं के बहाने इस क्षेत्र को बहिर्गत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। तो इतना यदि आप लिख दोगे तो निश्चित तौर पे ये आपका उत्तर संथाल विद्रोह का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जितनी जानकारी मैंने दी है उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखकर आप हमें सबमिट करोगे। अब बात आती है आपके तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, आइए देख लेते हैं चंपारण सत्याग्रह को कैसे आप लिखते हैं। देखो कल से जो कॉपियाँ रहेंगी ना, आप कुछ कॉपी शेयर करोगे तो उन कॉपियों में जो कमियां रहेंगी, जिनमें बहुत ज़्यादा कमियां रहेंगी या जिसका उत्तर अच्छा लिखा रहेगा, उसको मैं इसी सेशन में आपको दिखाऊंगा, तो इससे आपकी चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। चंपारण सत्याग्रह, सिर्फ टिप्पणी लिखना है चंपारण सत्याग्रह पे, बाकी कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह पे टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो आप जब चंपारण सत्याग्रह की टिप्पणी ऐसे सीधे नहीं जाओगे चंपारण सत्याग्रह ये आप थोड़ी सी भूमिका बनाओगे। और भूमिका किस प्रकार से बना सकते हो? आप बता सकते हो कि पूरे देश में बिहार, पूरे देश की तरह बिहार में भी कई सारे किसान आंदोलन हुए, कई सारे आप कह सकते हो कि इस तरह के प्रमुख आंदोलन देखने को मिले, लेकिन चंपारण सत्याग्रह उसमें एक विशेष स्थान रखता है। चंपारण सत्याग्रह जो है ये एक विशेष स्थान रखता है, ठीक है। आप ये लिखोगे विशेष स्थान रखता है, ठीक। इतना आपने 2 लाइन लिख दिया, 2.5 लाइन में ये आपका शब्द कंप्लीट हो जाएगा और यहीं से आपकी भूमिका बन जाएगी। अब इसके बाद आप लिख दोगे कि बिहार में प्रथम प्रमुख आंदोलन चंपारण आंदोलन ही हुआ। इसमें किसानों की मांग को पूरा करने के लिए, मांग को पूरा करते हुए 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया, ठीक है। इसमें किसानों की मांग को पूरा करते हुए 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया, ठीक है। ये आप बता दोगे। आप बताओगे कि यह आंदोलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी जुड़े हुए थे। और आप कह सकते हो कि महात्मा गांधी जुड़े हुए थे, यहाँ तक की बात कर दिया। और आगे आप बता सकते हो कि कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1916 में हुआ था, वहीं पर राजकुमार शुक्ल एक व्यक्ति हैं, इनका नाम याद रखना है। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर किसानों की स्थिति का आकलन करने के लिए गांधी जी तैयार हुए थे, या दूसरे शब्दों में राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर ही गांधी जी चंपारण आए थे। कब आए थे गांधी जी चंपारण? वर्ष 1917 में ये चंपारण आए थे। गांधी जी के आगमन से ही यह स्थान, यह विद्रोह पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य पर इसका प्रभाव देखने को मिला। राष्ट्रीय परिदृश्य पर लोगों की निगाहें इस विद्रोह की तरफ लगी हुई थी। लोग एक उम्मीद से इस विद्रोह को देख रहे थे क्योंकि पहली बार कोई ऐसा आप कह सकते हैं राष्ट्रीय छवि का व्यक्ति जो है इनके बीच पहुंचा था, इनके विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए पहुंचा था। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप बता सकते हो। आप बता सकते हो कि इस विद्रोह में जैसे किसान जो थे, किसानों को जो गोरे जमींदार होते थे, गोरे जो जमींदार होते थे, ये बलपूर्वक जो है वो नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। किसकी खेती करने के लिए? नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। और प्रत्येक 20 कट्टा पर 3 कट्टे नील की खेती करना अनिवार्य इन्होंने कर रखा था। और इसे ही
प्रत्येक 20 कट्टे पर 3 कट्टे नील की खेती को ही 3 कठिया व्यवस्था के नाम से जाना जाता है और ये पूर्ण रूप से एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, इसके बाद आप बताओगे कि इस आंदोलन की सफलता ने, क्योंकि गांधी जी के जुड़े होने के कारण, लगातार संघर्ष के कारण अंग्रेजों ने यहाँ पे गांधी जी की बात मानी और 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया। तो आप बताओगे कि इस आंदोलन की सफलता ने जहाँ राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मोड़ दिया, वहीं बिहार में जो किसान थे, बिहार के जो किसान थे, उनको जमींदारों से लड़ने का साहस भी प्रदान किया। ठीक है, आप बताओगे कि चंपारण आंदोलन के बाद कुछ अन्य भी किसान आंदोलन भी हुए, जिनमें प्रमुख रूप से स्वामी विद्यानंद सरस्वती जो है, इनका प्रमुख योगदान रहा। ये आप बता सकते हो। स्वामी सहजानंद सरस्वती भी बहुत सारे आंदोलनों से बिहार में जुड़े रहे, तो इसको आप बता सकते हो। तो चंपारण में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। चंपारण में क्या बताना है, सबसे पहले किसको लेकर के था, तो 3 कठिया पद्धति को लेकर के था। तो 3 कठिया पद्धति आप बता दोगे क्या है। ठीक है, इसके बाद ये आंदोलन इतना सफल क्यों हुआ, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ किसका, गांधी जी का हुआ। अब गांधी जी की जब बात आ रही है तो ये भी आपको बताना जरूरी है कि गांधी जी किसके निवेदन पर यहाँ पे आए थे। तो आप जानते हैं ये व्यक्ति का नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर गांधी जी आए थे, तो राजकुमार शुक्ल की बात यहाँ पे आप कर दोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जो चर्चा है विशेष रूप से चंपारण की, वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और जिक्र करना है, फैक्ट है, कर दोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे उस समय उपराज्यपाल हुआ करते थे एडवर्ड गेट जो हैं वो उपराज्यपाल हुआ करते थे, और एडवर्ड गेट ने चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का गठन किया था और उसी के बाद से 3 कठिया पद्धति जो है वो समाप्त हुई थी। ठीक है, तो इतनी जानकारी यदि आप लिख देते हो इस प्रश्न के संदर्भ में, तो निश्चित तौर पे कोई भी एग्जामिनर होगा जहाँ पे 150 शब्द लिखने हैं, 100 शब्द लिखने हैं, 100 से 150 शब्द में इसको आपको समाप्त करना है, तो निश्चित तौर पे 100% तो कोई अंक नहीं देता, लेकिन हाँ 80 to 90% अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसी में जैसे गांधी जी की जब बात हो रही है तो वहाँ पे आप बता सकते हो कि गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किया था, उसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो चंपारण में किया। ये चीज़ें भी आप यहाँ पे बता सकते हो। तो आज हमने 3 प्रश्न आपको बोले थे कि ये 3 प्रश्न आप तैयार करके आइएगा, कल इसी की चर्चा होगी। इन तीनों को कर लिया है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन पे एक अच्छा उत्तर लिख के, जैसे मैंने आपको बताया है, उत्तर लिखकर आप सबमिट करोगे। बाकी उसमें जो कमियां होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। कल आपको ये दोनों तैयार करके आना है, मौर्य काल की कला और वास्तुकला तथा प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफा चित्र, ये दोनों टॉपिक कल आपको अनिवार्य रूप से तैयार करके आना है। कल जो आपकी कॉपियाँ आई रहेंगी, ठीक है, कल जो आपकी कॉपियाँ आई रहेंगी उनमें से कुछ कॉपियाँ, ठीक है, कुछ कॉपियाँ जो अच्छी होंगी, जिनमें बहुत अच्छा लिखा गया होगा, उनको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, उनकी कमियों को बताऊंगा। जो बहुत कमी वाली कॉपियाँ होंगी, जिसमें बहुत सारी कमियाँ होंगी, उन कॉपियों को भी मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा कि यदि मैं आपकी कमियाँ यहाँ पे बता रहा हूँ, नाम मैं नहीं बताऊँगा, आप अपनी राइटिंग से स्वयं पहचान सकते हो कि किसकी कॉपी है। ठीक है, तो उसको दूर करने का प्रयास करना है। यदि मैं यहाँ पे किसी की कमी बता रहा हूँ तो मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं आपको यहाँ पे, आपकी ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे पब्लिकली मैं आपकी कॉपी दिखा रहा हूँ तो मुझे आपसे कोई बैर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि मैं आपकी कॉपी दिखा रहा हूँ, इसका मतलब है आपसे लगाव है। मैं चाहता हूँ कि आपकी जो कमियाँ हैं वो दूर हैं और आप बेहतर कर सको। तो कल ये दोनों कंप्लीट करके आना है, और इस सप्ताह जब टेस्ट होगा तो टेस्ट में इन्हीं टॉपिक से जोड़कर मैं अच्छा प्रश्न बनाकर आपको दूंगा, जब रविवार को रात्रि 8 बजे आप टेस्ट से जुड़ोगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि अभी हमारा एक बैच शुरुआत हुआ है, फरवरी माह में आप उस बैच से जुड़ सकते हैं। पहला बैच है, आप कह लीजिए नेक्स्ट बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के, नेक्स्ट बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के ये पहला बैच है। फरवरी भर का आपके पास समय है, आप इससे जुड़ सकते हैं। बेहतर तरीके से हम यहाँ पे लाइव ऑफलाइन बैच है और बेहतर तरीके से यहाँ पे हम आपको कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। तो यहीं पर अपनी चर्चा को मैं विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।